नमस्कार साथियों। अच्छे होंगे आप सभी। और हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया का चैप्टर कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद कार्बन और कार्बन की जो प्रूफ होते हैं उनको हमने देखा था। तो आज हम एक छोटा सा चैप्टर लेते हैं अलग से, द्रव्य पदार्थ, बोले तो मैटर। मैटर होते हैं दो प्रकार के, एक तो लड़ाई झगड़े वाला और एक होता है साइंस के अनुसार। तो ये कौन सा मैटर पढ़ेंगे अपन? साइंस वाला मैटर पढ़ेंगे, ना कि लड़ाई झगड़े वाला। तो एक होता है द्रव्य, और द्रव्य को बोलते हैं क्या? पदार्थ। और इसको प्यार से बोलते हैं मैटर। तो आज पढ़ेंगे मैटर। क्या पढ़ेंगे? मैटर। अब ये देखो आप, होता क्या है द्रव्य? ये जो द्रव्य होता है इसकी हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो बात करते हैं किसकी? द्रव्य की। तो क्या होता है द्रव्य? देखो कि वह पदार्थ जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो एवं स्थान घेरती हो, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। वह वस्तु जिसका स्वयं का क्या हो? द्रव्यमान हो। देखो इधर देखते हैं हम, द्रव्य पदार्थ। तो आप नोट करना, वह वस्तु जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो, स्वयं का द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरती हो। अब स्थान घेरती का मतलब क्या होता है यहाँ पर? स्थान घेरने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जैसे आयतन होगा किसी वस्तु का, तो आप ये जानते होंगे कि डेंसिटी बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। देखो आप इधर एक बार, यानी कि घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। इसका मतलब हुआ डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ। तो देखो ये हो गया हमारे पास मास, और ये हो गया वॉल्यूम। तो देखो हमारे पास बात कर रहे हैं किसकी? मैटर की, द्रव्य की। तो द्रव्य क्या होता है कि वह वस्तु जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हो। स्थान का मतलब आयतन होता है। देखो, और तो आयतन के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि द्रव्यमान घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। अगर आयतन ज्ञात करना होगा तो क्या करना पड़ेगा अपन को कि एक घनत्व के नीचे क्या ले देंगे? द्रव्यमान। और अगर बात ज्ञात करना हो द्रव्यमान तो क्या हो जाएगा? मॉस। अगर ज्ञात करेंगे तो आयतन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? डेंसिटी हो जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? पदार्थ। ये क्या हो गई? पदार्थ की परिभाषा। अब इसके बाद देखते हैं गुण। किसके गुण? मैटर की, यानी कि पदार्थ के गुण देखते हैं। अब पदार्थ के गुणों की हमें मालूम होना चाहिए कि इसके गुण कौन कौन से होते हैं। तो पदार्थ की सबसे छोटी जो इकाई होगी वो कौन सी होती है? परमाणु होती है। गुण की बात कर रहे हैं। और पदार्थ की जो समस्त अवयवी कण होते हैं वो कैसे होंगे? गतिशील होते हैं। तो देखो, अगर बात करते हैं गुणों की, पदार्थ के गुणों की बात करते हैं, तो गुणों की बात करेंगे तो पहली बात करेंगे तो क्या होगी कि पदार्थ की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है परमाणु। क्या होती है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। तो आप देखना इधर, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होगी परमाणु। क्या होगी? एटम, परमाणु। अब देखो, ये होगी परमाणु। और दूसरी बात, जो भी पदार्थ होंगे, यानी कि पदार्थ के जो समस्त अवयवी कण होंगे वो कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। अब देखो गतिशील कैसे होते हैं अभी बताते हैं आपको। तो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो देखो, पदार्थ के समस्त अवयवी कण, पदार्थ के समस्त जो अवयवी कण होते हैं, समस्त अवयवी कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। अब गतिशील कैसे होते हैं? अब जो अवयवी कण क्या होंगे? देखो गतिशील की बात करेंगे तो अगर देखते हैं क्या, अणु हमारे पास, देखते हैं परमाणु, फिर देखते हैं अणु, और हम ये देखो ये दोनों क्या होते हैं? गतिशील होते हैं ना। तो पदार्थ के समस्त जो अवयवी कण होते हैं, आयन हो गए, आयन भी गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के समस्त अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। ये बात किसकी होगी? और देखो पदार्थ के अवयवी कणों में जो अंतर्वाणिक बल होते हैं वो उपस्थित होते हैं। अभी अंतर आणविक बल क्या होते हैं? तो पदार्थ के अवयवी कणों में क्या होते हैं? अंतर आणविक बल उपस्थित होता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट करना कि पदार्थ के जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य कौन सा बल पाया जाता है? अंतर आणविक बल। तो आप नोट कर लेना कि पदार्थ के
पदार्थ की अवयवी कणों के मध्य कौन सा बल पाया जाता है, कौन सा बल पाया जाता है, अंतराण्विक बल पाया जाता है। तो देखो अंतराण्विक बल, अब ये अंतराण्विक बल क्या होता है, इसकी कुछ विशेषताएं होती होगी। तो देख, तो आप इधर देखना, ये जो अंतराण्विक बल होता है, ये क्या करता है कि इसी बल के कारण पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाओं को क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। क्योंकि अगर पदार्थों के अवयवी कणों के मध्य ये बल नहीं होता तो शायद हमें ये मालूम नहीं चल पाता कि पदार्थ की अवस्थाओं का वर्गीकरण किस आधार पर करें। लेकिन अभी हमारे सामने अंतराण्विक बल, तो अंतराण्विक बल के द्वारा क्या किया जाता है कि इसी बल के कारण पदार्थ की भौतिक अवस्था का क्या किया गया था, वर्गीकरण किया गया था। तो अगर भौतिक अवस्थाओं की बात करेंगे तो पदार्थ की जो कुल अवस्थाएं होती है वो होती है 5, और अगर मुख्य अवस्था की बात करते हैं तो वो होती है 3, जो आपको पता होगी, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये होती हैं। और अगर मान लो कुल पदार्थ की अवस्थाओं की बात करते हैं तो वो होती है 5, जिनमें से 2 बाद में जोड़ी गई थी, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंस्टेंट। तो ये हमारे पास कितने प्रकार की अवस्थाएं हो गई, 5 प्रकार की अवस्थाएं हो गई। तो अब देखते हैं कि जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, इन्हीं के आधार पर जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है उनका क्या किया गया था, उनकी भौतिक अवस्था का वर्गीकरण किया गया था। तो ये हमारे पास क्या हुआ, द्रव्य की डेफिनेशन, वह वस्तु जिसका स्वयं का क्या हो, द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरती हो, क्या होता है, स्थान घेरती हो, क्या होगा, द्रव्य कहलाता है, मैटर कहलाता है। फिर हमने देखा डेंसिटी मतलब घनत्व, और घनत्व बराबर होता है क्या, द्रव्यमान बटा आयतन। और इसके बाद हम देखते हैं क्या गुण, पदार्थ के गुण क्या हो सकते हैं। तो पदार्थ की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है, इकाई होती है जो होती है परमाणु। और फिर इसके बाद हमने जो देखा था वो देखा कि पदार्थ के समस्त अवयवी कण होते हैं वो कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। और गतिशील होते हैं, इनमें देखा फिर अणु हो गए, आयन हो गया, तो ये सभी कैसे होते हैं, गतिशील कण होते हैं। फिर देखो पदार्थ के अवयवी कणों के मध्य कौन सा बल पाया जाता है, ये आपको याद रखना होगा कि पदार्थ की जो पदार्थ के अवयवी कण होते हैं उनके मध्य जो बल पाया जाता है वो पाया जाता है अंतराण्विक बल पाया जाता है। और इसी बल के आधार पर यह पता किया गया था कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। तो इस बल के आधार पर पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया था। ये बात होगी यहाँ तक। अब देख लेते हैं पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की देखेंगे क्या अवस्था, अगर पदार्थ की अवस्थाओं की बात करते हैं तो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं मुख्य, अगर अवस्थाओं की बात करते हैं तो वो 5 प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य अवस्थाओं की बात करते हैं तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन कुल अवस्थाओं की बात करते हैं तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, स्टेट होती है, वो होती है 5 कुल। तो देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। अगर पदार्थ की अवस्थाओं की बात करते हैं साथियों तो देखो अलग अलग रूपों में प्रश्न पूछा जा सकता है और आपको अलग अलग रूपों में ही याद रखना होगा। देखो किस प्रकार कैसे होगा। अगर बात करते हैं कि पदार्थ की कुल अवस्था, तो पदार्थ की अगर कुल अवस्था की बात करते हैं तो वो होती है 5। लेकिन अगर पदार्थ की मुख्य अवस्था की बात करेंगे, पदार्थ की मुख्य अवस्थाओं की बात करते हैं तो वो होती है 3। कौन कौन सी होती है आपको पता होनी चाहिए। अगर इसको शामिल करेंगे तो अलग बात होगी, लेकिन एक प्रकार से इन तीनों को देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर से ले लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अगर कुल अवस्था की बात करते हैं तो उसमें शामिल कर दी जाती है प्लाज्मा और बीईसी। बीईसी का मतलब होता है यहाँ पर क्या, बोस, आइंस्टीन और कंडस्टेंट। ठीक है, ये जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की कुल अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ठीक है, ये जो अवस्थाएं होती है पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। अब हम इनको अलग अलग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे अवस्था की, उस अवस्था की बात करेंगे, वो अवस्था होगी हमारे सामने कौन सी, ठोस यानी कि सॉलिड। अब सॉलिड का मतलब क्या होता है कि
उनमें जितने भी अवयवी कण होते हैं वो कैसे होंगे, पास पास होंगे। क्योंकि पास पास होंगे, इसी आधार पर जो अंतर आणविक जो बल होता है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, ठोसों में पाया जाता है। क्योंकि इनकी जो अवयवी कण होती है वो पास पास होते हैं, और जितनी ज़्यादा पास पास होती है वो वस्तु कैसी होगी, मजबूत होती है, ठोस होती है। और जो ठोस होते हैं इसी बल के कारण क्या होते हैं, पास पास जो अवयवी कण होते हैं इसी के आधार पर जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर प्रकृति के होते हैं। और अगर और बात करते हैं इनकी, तो इनका आयतन निश्चित होता है, घनत्व भी निश्चित होगा। अगर मान लो आयतन निश्चित होगा तो घनत्व भी निश्चित होगा। क्यों होगा, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा, अभी हमने बात भी की थी, द्रव्यमान बटा आयतन। अगर आयतन फिक्स रहेगा, इसका निश्चित रहेगा, तो इसका घनत्व भी क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कौन सी अवस्था की, ठोस अवस्था की बात कर लेते हैं, सॉलिड स्टेट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था की बात करेंगे यहाँ पर, तो देखो ठोस, तो इसमें क्या होगा, जो ठोस की बात करेंगे तो जो अंतर आणविक जो बल होंगे वो क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होते हैं। इनमें ठोसों में अंतर आणविक, आप पॉइंट बना के एक एक बात लिखते रहना कि इनमें क्या होगा, जो अंतर आणविक जो अंतर आणविक बल होते हैं वो क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अंतर आणविक बल, ठोसों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पदार्थ की जो फर्स्ट पहली अवस्था होती है वो होती है ठोस, और अंतराण्विक जो बल होते हैं वो क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होते हैं। इनमें क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होते हैं। इसी आधार पर हम क्या बोल सकते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होंगे, पास पास होते हैं, जिस कारण अवयवी कण क्या होंगे, बहुत पास पास होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं, जिस कारण क्या होगा, जिस कारण जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे, पास पास होते हैं। ये बात हो गई एक बात। अगर मान लो मैं दूसरी पॉइंट की बात करता हूँ यहाँ पर, तो इनमें क्या होगा कि इनकी जो ये एसएमपीडे होते हैं, एसएमपीडे का मतलब क्या होता है, और ठोस क्या होंगे, कठोर होते हैं। ये बात तो आपको मालूम होगी, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना कि ठोस कैसे होंगे, ठोस कठोर होते हैं। ठोस जो होते हैं कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। और तीसरी बात अगर पॉइंट नोट करें तो जो ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, ठोस असंपीड्य, ठोस कैसे होते हैं, असंपीड्य। अब असंपीड्य का मतलब क्या होता है, जिसको दबाया नहीं जा सकता, दाब देकर जिसको दबाया नहीं जा सकता आसानी से, वो क्या होंगे, असंपीड्य होते हैं। और ठोसों के जो गलनांक होते हैं, क्योंकि ठोस को क्या होगा, आसानी से गलाया नहीं जा सकता, तो जो ठोसों के गलनांक होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट करना कि ठोसों के जो गलनांक होते हैं वो क्या होंगे, उच्च होते हैं, ये बात। तो ठोसों के जो गलनांक होंगे, ठोसों के गलनांक कैसे होते हैं साथियों, उच्च होते हैं। ये बात हो गई यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देखो हमने बात की किसकी, हमने बात की किसकी, पदार्थ की कुल अवस्था की, जो कि 5 प्रकार की होती है। लेकिन मुख्य अवस्था की बात करते हैं वो 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव, गैस। और कुल की बात करें तो उसमें प्लाज्मा और बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेटिव को इसमें शामिल कर लिया जाता है। और अगर बात करें हम ठोस की पहली अवस्था, जिसको हमने देख लिया, अगर इसमें क्या होगा साथियों, इसमें देखो जो ठोस होते हैं उनमें क्या होगा, जो अंतराण्विक बल होते हैं वो क्या होंगे, सर्वाधिक होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। क्यों, और जिस कारण क्या होता है, जिस कारण होता ये है कि जो इनके अवयवी कण होते हैं बहुत ही पास पास स्थित हो जाते हैं, जिससे कि वस्तु और ज़्यादा कठोर बन जाती है, एक बात। और दूसरी बात की हमने क्या, कि जो ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। तीसरी बात हमने की कि ठोस क्या कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं। और असंपीड्य का जो मतलब होता है वो क्या होता है, कि इनको प्रेशर के द्वारा दबाया नहीं जा सकता। और जो ठोस होते हैं उनके गलनांक और कंपनांक कैसे होते हैं साथियों, उच्च होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे, देखो और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, हमें ये मालूम होना चाहिए। ये तो डेफिनेशन थी, ये छोटी बात थी, लेकिन जो एग्जाम में प्रश्न पुटअप होता है वो कहाँ से होता है, वो प्रश्न पुटअप होता है उदाहरणों से, यानी कि एग्जाम्पल्स से। अब देखो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे पत्थर हो गया, ठोस है, टेबल, चेयर, स्टूल, प्लेस, फोन और पेन, ये सभी क्या होंगे, रबड़, बेड, ये सब क्या होते हैं,
ये सब, और जैसे बर्फ़ हो गई और शुष्क बर्फ़ हो गई, ये सभी किस में शामिल होंगे, ये ठोस में शामिल होते हैं। तो प्रश्न तो यहाँ से पुटअप होगा आएगा। तो क्योंकि अगर बात करते हैं उदाहरणों की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे टेबल हो गई हमारे पास, चेयर हो गई हमारे पास, कुर्सी, टेबल हो गई, और फिर हमारे पास जैसे बर्फ़ हो गई, हमारे पास शुष्क बर्फ़ हो गई, शुष्क बर्फ़ को इसमें शामिल किया जाता है, आप ध्यान रखना। और शुष्क जो बर्फ़ होती है उसका जो किसको बोलते हैं, शुष्क ड्राई आइस किसको बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं CO2 को, ठीक है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। और देखो जैसे फ़ोन हो गया, पेन हो गया, ये सभी किस में शामिल हो जाते हैं, ठोसों में शामिल हो जाएंगे। कितने भी उदाहरण ले लेना आप, जैसे फ़ोन हो जाएगा हमारे पास, पेन हो गया, ये जो सभी उदाहरण होंगे ये किस में होंगे, शामिल, ठोसों में शामिल किए जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या था, एक ठोसों द्रव की पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं उनकी जो फर्स्ट अवस्था थी हमारे पास, उसकी हमने बात की, ठोस की। अब इसके बाद देखते हैं अलग से क्या, कि द्रव की बात करते हैं। अब द्रव का मतलब क्या होता है, क्योंकि इनमें जो अंतराणविक बल होते हैं वो ठोसों की तुलना में क्या होंगे, कम होंगे, और इसी आधार पर जो अवयवी कण होंगे वो ठोसों की तुलना में क्या होंगे, थोड़े दूर दूर होते हैं। तो ये बात हो गई। और तीसरी बात इसमें ये भी देख लेंगे कि इसको क्या किया जा सकता है, संपीड़े, यानी कि दबाया जा सकता है। देखो कैसे क्या होता है इसमें, एक बार देखना, समझाएंगे अभी। अब देखो इसकी बात करते हैं किस अवस्था की, दूसरे नंबर की बात करते हैं द्रव अवस्था। अगर लिक्विड स्टेट की बात करते हैं तो साथ ही इसमें क्या होता है, देखो इसमें यह होता है कि जो अवयवी कण होंगे ठोसों की अपेक्षा क्या होंगे, कुछ कुछ दूर होते हैं। यानी कि अवयवी कण इसलिए दूर होते हैं क्योंकि इनमें जो अंतराण्विक बल होते हैं वो क्या होंगे, ठोसों की तुलना में कम होता है, इसलिए जो अवयवी कण होते हैं ठोसों की तुलना में कुछ दूर दूर होते हैं, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात यह होगी कि द्रव में क्या होगा, द्रव भी कैसे होंगे, असंपीड्य होते हैं। क्यों, दाब से नहीं दबेंगे, वो दाब से नहीं दबेंगे, ताप से हो जाते हैं क्या, प्रभावित, लेकिन दाब से क्या होगा, दबते नहीं है, इन दाब से प्रभावित नहीं होती है। और देखो इनका आयतन निश्चित होता है, क्यों होता है आयतन निश्चित, आकार निश्चित नहीं होता। देखो अब एक एक पॉइंट लिखेंगे और एक एक पॉइंट को समझेंगे। इसमें पहला जो पॉइंट लिखेंगे अपन वो ये लिखेंगे साथियों कि इसमें क्या होगा कि इनमें, यानी कि इनमें मतलब द्रवों में, इनमें जो अवयवी कण होंगे, अवयवी जो कण होते हैं वो ठोसों की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या होता है, जो अंतराण्विक जो बल होते हैं वो ठोसों की तुलना में, कंपेयर ऑफ सॉलिड, ठोसों की तुलना में क्या होंगे, थोड़े कम होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा कि इनके जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होंगे, थोड़े थोड़े कम होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अब इनमें क्या होगा, अवयवी जो कण होते हैं वो ठोसों की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं, क्योंकि अंतर आणविक जो बल होंगे वो ठोसों की तुलना में क्या होते हैं, थोड़े कम लगता है, यानी कि कम होता है। तो ये बात किसकी हो गई, हमारे पास एक पॉइंट हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा, जो ये ठोस होते हैं इनका जो आकार होता है वो क्या होगा, निश्चित होता है। ये आयतन, इनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। क्यों नहीं होता अभी समझाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि द्रव भी क्या होंगे, असंपीड्य होते हैं। देखो ये हो गया हमारे पास क्या, द्रव भी असंपीड्य, द्रव बी लगा रहे हैं मतलब ठोस भी असंपीड्य होते हैं और द्रव भी असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य होते हैं, ये बात होगी किसकी, हमारे पास पॉइंट नंबर 2। अगर तीसरे की बात करते हैं, देखो इसको दबाया नहीं जा सकता। जैसे आपने सभी ने देखा कि जैसे कोई कंटेनर है उसमें जितना पानी है, आप उस कंटेनर को चारों तरफ से पैक कर दिया आपने, देखो ये हमारे पास क्या हुआ है, कंटेनर है, ठीक है, ये कोई कंटेनर है, इसमें पानी भर दिया आपने और ऊपर ढक्कन लगा दिया, और ऐसा ढक्कन लगा दिया जिसमें लीकेज नहीं हो। तो इसमें क्या होगा, अगर आप उसको दबाते हो तो क्या उससे पानी बाहर नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका जो
आयतन होता है वो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। आयतन निश्चित इसलिए होता है, देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर पानी भी खार दिया तो इसका तो आकार निश्चित नहीं हुआ, लेकिन आयतन, ये देखो ये बर्तन है, इसका होता है आयतन, और इसमें अगर पानी भर देंगे तो इसका तो आयतन फिक्स हो गया ना। तो ये पॉइंट आप अलग से याद रखना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। क्यों है कि इनका जो आयतन होता है, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित, आयतन निश्चित लेकिन आकार क्या होगा, आकार निश्चित नहीं होता। समझ रहे हो बात मेरी, निश्चित नहीं होता। ये क्यों नहीं होता, मैंने आपको बता दिया कि द्रव को कहीं भी खार दो आप पानी को, तो उसमें क्या होगा, जैसे दूध हो गया, पानी होगा, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक जो भी होते हैं, अगर आप उनको बिखारते हो तो उनका जो कोई भी आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि जो द्रव होता है वो क्या करता है, बहकर दूर चला जाता है, तो उसका आकार तो निश्चित नहीं हुआ, लेकिन उसका जो आयतन होता है, क्योंकि अगर मान ड्रिंक होती है तो उसको हमने क्या कर दिया, पैक कर दिया। जैसे हमारे पास ये बोतल है, ठीक है, इसमें क्या है, पानी है। अब देखो इसमें इसका आयतन फिक्स है, जितना पानी इसमें है उतना ही रहेगा इसका, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं है, क्योंकि नहीं है, देखो ये पानी यहाँ से इधर जा रहा है, इधर अगर मैं इसको नीचे भी खारूंगा, नीचे गिराऊंगा पानी को, तो बहकर दूर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। और आयतन पात्र का होता है, क्योंकि ये किसी भी पात्र में अगर पानी को डाल दिया जाएगा या फिर द्रव को डाला जाएगा पानी में, किसी भी पात्र में, तो उसका एक आयतन होता है, और आयतन क्या हो जाएगा, निश्चित होता है। ये बात होगी। अब देखो द्रव्यों में श्यानता का गुण पाया जाता है। अब श्यानता गुण आप जानते हो, ये पॉइंट आप नोट करना, द्रव्यों में किसका गुण पाया जाता है, द्रव्यों में श्यानता का गुण पाया जाता है। अब ये श्यानता क्या होती है, किसी लड़के का नाम नहीं है। ये श्यानता का मतलब होता है कि द्रव बहने के गुण का विरोध करना। जैसे कोई भी वस्तु बह रही है तो उसको नहीं बहने देना, यानी कि बहने के गुण को रोकना, विरोध करना, ये क्या होता है, श्यानता होती है। अब देखो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो जो जितना बहेगा उसके साथ ना, जो जितना धीमा बहेगा ना उसकी श्यानता जितनी क्या रहेगी, अधिक रहेगी, और जो जितनी फास्ट बहेगा उतनी श्यानता क्या रहेगी, उतनी ही कम रहती है। ये पॉइंट कंफ्यूज में नहीं रहना चाहिए आपको। देखो दो उदाहरण लेंगे अपन, और द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है, ये तो आपको पता ही है, द्रवों को कहीं भी खारोगे तो बहेगा वो, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कॉमन सेंस का प्रश्न है, आपसे सोल्व हो जाएगा। लेकिन अपन अलग से बात करते हैं श्यानता की, इसी अवस्था में बात कर लेंगे श्यानता की। यहाँ से ले लेते हैं श्यानता। देखो अपन अगर श्यानता की बात करते हैं, श्यानता की, तो इसमें क्या होगा कि बहने के गुण का विरोध करना श्यानता कहलाता है, ये बात होगी। अब इसमें श्यानता का उदाहरण तो देखिए अपन, श्यानता का उदाहरण देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे शहद हो गया, जल हो गया और पेट्रोल हो गया। हम ले लेते हैं यहाँ से शहद, जल और पेट्रोल। अब इसमें क्या होगा, इनमें से सर्वाधिक कौन सा बहेगा आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अब देखो इसमें श्यानता सर्वाधिक किस में होगी, अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा श्यानता इसकी होगी, फिर इसकी होगी, और फिर सबसे कम इसकी होगी, क्योंकि सबसे कम ये बहेगा, फिर इसके बाद ये बहेगा, और फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा पेट्रोल बहता है। पेट्रोल को कभी देखना गायब हो जाता है वो, तो श्यानता का घटता हुआ क्रम इसको बोल सकते हैं, किसको, इसको। तो श्यानता का घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, ये बात होगी किसकी, श्यानता की। ये तो हो गया कैसा क्रम हुआ, घटता हुआ क्रम हो गया। ये प्रश्न ऐसे आते हैं एग्जाम्स में, ध्यान रखना इस चीज़ का। और दूसरी बात, जो जितना धीमा बहेगा उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होती है। तो देखो ये धीमा, शायद धीमा बहता है तो इसकी श्यानता क्या हुई, सर्वाधिक हो गई। देखो ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है हमारे पास वो इस तरफ है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो जितना धीमा बहेगा उसकी श्यानता उतनी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बात होगी यहाँ से। अगर एक उदाहरण की और बात करें, जैसे हमारे पास बढ़ता हुआ क्रम की बात कर लेते हैं, इसी को ले लेते हैं शहद और जल और पेट्रोल को। तो देखो शहद हो गया, जल हो गया, पेट्रोल हो गया। अब देखो मैं अगर इसको ऐसे कर दूं, ऐसे इधर इसका मुंह कर दूं, यानी ग्रेटर देन इस तरफ कर दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि श्यानता का जो बढ़ता हुआ क्रम है वो इस तरह हो जाएगा। बढ़ता हुआ क्रम ये हुआ कि देखो, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, बढ़ता हुआ क्रम। कैसा क्रम हो गया हमारे पास, बढ़ता हुआ। घटता हुआ हो गया क्योंकि सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, लेकिन बढ़ता हुआ की बात करें तो देखो श्यानता सबसे ज्यादा इसकी, सबसे ज्यादा इसकी, तो ये कैसा क्रम हो गया, बढ़ता हुआ क्रम हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब अपने इतना देखने के बाद इसके साथ ही हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि उदाहरण की बात करते हैं, तो उदाहरण देखते हैं यहाँ से। और उदाहरण तो आप सभी समझते हो, जैसे एल्कोहल हो गया, वाटर हो गया,
पेट्रोल हो गया, एसीटोन हो गया, एल्कोहल तेल, शहद, ये सभी क्या किस में शामिल होते हैं? ये शामिल होते हैं साथियों किस में? अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल हमारे सामने? एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे जल हो गया, पेट्रोल हो गया, जल हो गया, पेट्रोल हो गया, एल्कोहल हो गया, शहद हो गया, शहद हो गया, ठीक है। और ऐसे खूब उदाहरण ले सकते हो, शहद हो गया, एल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, ये सभी किस में शामिल हो जाते हैं? साथ ही द्रवावस्था में शामिल होते हैं। तो देखो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना इनमें से, अगर कंपटीशन एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। देखो द्रवावस्था की बात करते हैं, इनमें अवयवी कण क्या होंगे? अवयवी कण होते हैं लेकिन ठोसों की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं, क्योंकि अंतराणु जो बल होता है वो ठोसों की तुलना में क्या होंगे? थोड़े कम होते हैं, इसीलिए क्या होगा? इनमें थोड़ा स्पेस पाया जाता है इनके अवयवी कणों के मध्य। और फिर देखो द्रव भी क्या होंगे? असंपीड्य होते हैं, क्योंकि इनको दबाया नहीं जा सकता जितनी इनकी मात्रा है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आयतन तो निश्चित होता है, क्योंकि आयतन मैंने अभी समझा दिया, लेकिन जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता। फिर देखो द्रव में श्यानता का गुण पाया जाता है, और श्यानता का गुण के आधार पर मैंने आपको ये समझा दिया गर्तावक्रम इसलिए होगा क्योंकि इसका देखो सबसे श्यानता सबसे ज़्यादा इसमें रहेगी, क्योंकि सबसे कम बहता है ये। और ये लाइन मैंने बोली भी थी कि जो जितना धीमा बहेगा वो उसकी उतनी ज़्यादा क्या रहेगी? श्यानता होती है। तो ये देखो गर्ता और बढ़तावक्रम आपको मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं गैस अवस्था की। अब गैस अवस्था में क्या होता है? इनके अवयवी कण बहुत दूर दूर होते हैं, क्योंकि इनमें अंतराणु के जो आकर्षण बल होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं। इसीलिए इनका जो क्या होगा? इनके अवयवी कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। और इनका आयतन तो निश्चित नहीं होता, इनका जो आयतन होता है वो क्या होगा? अनिश्चित होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी समझाएंगे। और आकार भी अनिश्चित होता है, मतलब निश्चित नहीं होता। और संपीड्य होती है। अब संपीड्य होती है तभी तो इसका आयतन और आकार निश्चित नहीं होता। तो देखो संपीड्य होती है, इसी आधार पर इनका जो आकार और आयतन दोनों क्या होंगे? अनिश्चित होते हैं। अब इसमें देखेंगे क्या, देखो अपन बात करते हैं हम गैस अवस्था की। अगर गैस अवस्था की बात करते हैं यहाँ से, देखो इसमें क्या होगा कि इनमें जो अंतराण्विक आकर्षण जो बल होते हैं वो क्या होंगे? बहुत दूर दूर होते हैं। और दूर दूर होने के कारण जो अवयवी कण होते हैं वो भी क्या रहेंगे? मतलब जो अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं। लेकिन कम होने के कारण होता क्या है? वास्तविक में होता ये है कि जो इनके अवयवी कण होते हैं उनके मध्य जो अवयवी कण होंगे किसी भी कंटेनर के अंदर या फिर अवस्था में वो दूर दूर होते हैं। तो अवयवी कण दूर दूर होते हैं क्योंकि अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होते हैं? कम होते हैं। एक पॉइंट। अब देखो बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो देखो इसका क्या होगा? अवयवी कण क्या होंगे? अवयवी कण दूर दूर होते हैं, क्योंकि होता क्या है इसमें? क्योंकि जो अंतराण्विक जो बल होते हैं, आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण जो बल होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं। ये बात हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो इनका आकार और जो आयतन होता है वो निश्चित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गैस का कोई आकार, जैसे वायुमंडल में गैसें खूब प्रकार की गैसें पाई जाती है, क्या आप उनको ऐसे पकड़ कर एक जगह कर सकते हो, लेकिन उनका जो आकार और आयतन होता है दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि संपीड्य होती है, इनको पकड़ कर दबाया जा सकता है। अगर मान लो कोई भी गैस है, अगर मैं इस बोतल में इसको भर रहा हूँ, तो भर कर अगर मैं इसके ऊपर से ढक्कन लगा देता हूँ तो क्या हुआ? ये दबाई जा सकती है। इनको दबाने का ये देखो, इनको जैसे इसमें गैस पास हो गई फिर इसको बाहर से बंद कर दिया जाएगा, तो होता क्या है कि ये संपीड्य होती है। तो देखो गैसों का क्या होगा? आकार व आयतन दोनों ही क्या होंगे? आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, मतलब निश्चित नहीं होता। और अगर और पॉइंट की बात करते हैं यहाँ से, तो वो पॉइंट होता है कि संपीड्य अब देखो असंपीड्य होती है, असंपीड्य होती है। कैसे होते हैं असंपीड्य? जैसे हमारे पास सिलेंडर की टंकी है, गैस सिलेंडर है, टंकी है, तो उसमें क्या होता है? उसमें गैस भर देते हैं और उसको हाई प्रेशर से दबाया जाता है। तो कभी आप महसूस करना, आपसे अपने घरों में सिलेंडर होते हैं, उनको आप एक बार ऐसे पकड़ के हिलाना, तो उसमें आपको ये लगेगा कि इसमें क्या है? जल भरा हुआ है।
क्या है, इसमें जल भरा हुआ है। वो लगता है इसलिए क्योंकि उसको बहुत उच्च प्रेशर के साथ दबाया जाता है। उसमें जब भरा जाता है गैस तो बहुत उच्च प्रेशर के साथ उसको दबाया जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि गैस द्रव में चेंज हो जाती है। और आपको ये लगता है कि इसमें क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, तो ये लगता है। तो आप एक बार करना ट्राई। तो ये बात किसकी हो गई, गैस अवस्था की। अब देखो इसके बाद अपन और देख लेते हैं क्या, कि पदार्थों में जो ताप का प्रभाव होता है वो किस प्रकार होता है। अगर बात करते हैं पदार्थों में ताप का प्रभाव की, तो किस आधार पर हम करेंगे, तो वो भी देखेंगे। 1 मिनट रुकना आप। देखो इसके बाद हम बात करते हैं पदार्थों में अवस्था परिवर्तन। क्या बात करेंगे, पदार्थों में अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन का मतलब ये होता है कि ठोस से द्रव में चेंज, द्रव से गैस में चेंज, गैस से सीधा यानी कि ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन। अभी इन तीनों का काम फ्री हो गया। लेकिन अभी यहाँ से ये प्लाज्मा और बीईसी पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें और पढ़नी होगी, यानी कि पदार्थों में परिवर्तन। क्योंकि मुख्य जो अवस्था होती थी वो 3 थी, उनको हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब इनको भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अपन को कुछ और बातें जानना जरूरी होगा। क्योंकि अब देख बात करते हैं कि पदार्थों में अवस्था परिवर्तन। अब पदार्थों में अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, जैसे हमारे पास बात करते हैं 3 प्रकार की अवस्था होगी, ठोस, द्रव, गैस। तो पदार्थों में अवस्था परिवर्तन, तो यहाँ से देख लेते हैं क्या, पदार्थों में अवस्था परिवर्तन। अब इसमें देखो हमारे पास 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो यहाँ पर ले लेंगे अपन द्रव, यहाँ ले लेंगे ठोस, या लिंक गैस। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको पैक करो यहाँ से। अब देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से। अब देखो आप ध्यान से देखना, एक ही डायग्राम के आधार पर आपको ये जो सारी बातें पढ़ी है अभी समझ में आ जाएगी, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पुटअप होता है। तो आप देखना। अब देखो अगर मैं ठोस से डायरेक्ट द्रव में बदलूँ तो उसे क्या बोला जाएगा। ठोस से अगर मैं द्रव में चेंज करता हूँ तो उसको गलना बोलते हैं। लेकिन अगर मैं द्रव से गैस ठोस में चेंज करता हूँ तो उसको जमना या हिम बोलते हैं। देखो अगर मैं ठोस से द्रव में चेंज करता हूँ, ठोस से द्रव में चेंज करता हूँ, ये जिनका मतलब ये हुआ कि इधर जा रहा है, तो इधर जा रहे हैं हम। तो अगर ठोस से मैं द्रव में चेंज करूँ तो इसका मतलब हुआ गलन। क्या हुआ, गल जाएगा, तभी तो क्या बनेगा। आइसक्रीम आपने खाई होगी, वो ठोस होती है जब क्या सॉफ्ट में भरी जाती है, उसके कुछ देर बाद। या फिर अपन वैसे भी आइसक्रीम लेते हैं, जैसे मटका कुल्फी हो गई, ऐसे आइसक्रीम कोई सी भी ले लो आप, जैसे उसको फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो क्या होगा, कुछ देर बाद वो पिघलने लग जाती है। यानी कि ठोस से द्रव के रूप में, द्रव अवस्था के समान क्या हो जाती है, वो चेंज होना शुरू हो जाती है। आपने खूब सभी ने आइसक्रीम खाई होगी तो देखा भी होगा। तो उसी आधार पर देखो, अगर ठोस से द्रव में चेंज हो रहा है तो वो गल रहा है। आप बोलते हो ना कि तेरी आइसक्रीम गल रही है, अपने साथियों से बोलते हैं कि तेरी आइसक्रीम गल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गलन हो गया। ठोस से द्रव में चेंज हो रहा है, गलने की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं द्रव से ठोस में बात करता हूँ तो वो होता है जम गई। बोलते हैं ना कि ये तो जम गई, तो इसको बोलते हैं जमना। जमुना नदी नहीं है, जमुना, या फिर बोलेंगे इसको हिम। अब ये 2 बात तो फ्री हो गई। अब इधर देखो आप, द्रव से अगर मैं गैस में चेंज कर रहा हूँ, द्रव से मैं अगर गैस में चेंज करता हूँ तो उसको बोलते हैं वाष्पन। द्रव से गैस में चेंज करेंगे यहाँ से, तो मैं इसको बोलते हैं वाष्पन। क्या बोलूँगा, वाष्पन बोलते हैं। लेकिन अगर इधर से इधर आएगा तो इधर इसको चेंज कर देते हैं यहाँ से, एक ही बात है। देखो अगर द्रव से गैस में आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, वाष्पन। लेकिन अगर गैस से डायरेक्ट द्रव में जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ये देखो गैस से, अगर गैस है उससे अपन को अगर वाटर प्राप्त करना हो, जल प्राप्त करना हो, या फिर द्रव अवस्था प्राप्त करना हो, तो साथ ही उसका मतलब होता है संघनन करना। अपन संघनन कर रहे हैं और संघनन के आधार पर इसको बोल सकते हैं कि गैस से अगर द्रव में चेंज करना होगा तो उसको बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इनको समझना एक बार। अब देखो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल रहे हैं किसी भी वस्तु को, तो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है क्या, ऊर्ध्वपातन। आप सभी को पता है कि ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल रहे हैं तो ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया हो जाती है, ऊर्ध्वपातन। अब देखो ये प्रश्न आपने
देखा होगा पहले, नहीं देखा है तो आप एक बार ध्यान से देखना। अगर गैस से डायरेक्ट ठोस में जा रहे हो वापस, तो उसको बोला जाता है ऊर्ध्वपातन, लेकिन ऊर्ध्वपातन ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, उनको बोला जाएगा निक्षेपण। तो अपन को क्या करना होगा, अगर गैस से ठोस में जा रहे हैं तो बोलते हैं क्या, निक्षेपण। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो ये क्या हुआ, निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन ऑप्शन में है तो अच्छी बात है, ठोस से द्रव, ठोस से गैस और गैस से ठोस, ऊर्ध्वपातन बहुत अच्छी बात है, मिलता है तो आपको। अगर नहीं मिलता है तो आपको मिलेगा निक्षेपण। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं क्या, ये अवस्था आपको समझ में आ गई होगी कि अगर ठोस से द्रव में जा रहे हैं गलन होगा, अगर द्रव से ठोस में आ रहे हैं जमना या हिम होगा, और ठोस से गैस में जा रहे ऊर्ध्वपातन होता है, लेकिन गैस से ठोस में वापस आ रहे हैं निक्षेपण होगा। ऊर्ध्वपातन भी उसमें मिल सकता है और निक्षेपण भी मिलेगा। फिर देखो गैस से द्रव से किस में आ रहे हैं, गैस में, तो वाष्पन के द्वारा। गैस के द्वारा अपन को वाटर की बूंदों को एकत्रित करना होगा, तो संघनन विधि के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, वाटर की बूंदों को एक जगह कर सकते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, पदार्थों में अवस्था परिवर्तन की। अब इसके बाद अपन ये देखेंगे कि जो पदार्थों पर ताप का प्रभाव। अब देखो जब कोई पदार्थ को गर्म किया जाता है तो पदार्थ की अवस्था क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि गर्म करेंगे तो पदार्थ की अवस्था क्या होगी, अपने आप ही परिवर्तित होगी। और ताप परिवर्तन पर पदार्थ की अवस्था भी बदल जाती है। अब देखो मैंने तो पानी पी लिया, अगर आपको पीना है तो आप भी पी सकते हो। अब इसके बाद देखते हैं अपन क्या आगे पदार्थों में। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। पदार्थों पर ताप का प्रभाव। पदार्थों पर ताप का प्रभाव। पदार्थों पर ताप का प्रभाव कैसे होगा, क्योंकि कोई भी पदार्थ को अगर गर्म करते हैं, जब आप नोट करना कि जब पदार्थ किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, कॉमन सी बात है। और ताप परिवर्तन पदार्थ की अवस्था भी बदल जाती है। जैसे ठोस है, अगर मैं ठोस को द्रव में चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, द्रव में चेंज हो जाएगा। ठोस से ये कोई भी पदार्थ हमारे पास वो कैसा है, ठोस है। अगर मैं इसको गर्म कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव में चेंज होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। लेकिन ये जो द्रव से चेंज हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, अब ठोस का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। ये तो हमने बात कर ली उससे एक ही डायग्राम में। तो अगर बात करते हैं गलन की, तो क्या होगा कि ठोस से द्रव में परिवर्तन होना, द्रव में परिवर्तित होना, ठोस से द्रव में परिवर्तित होना। तो ये क्या होता है, हो जाएगा हमारे पास गलन हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। फिर देखते हैं बर्फ का जल में बदलना। ये क्या होता है, बर्फ का जल में बदलना। ये किसका उदाहरण हो गया, जैसे द्रव है, द्रव से ठोस बन रही है। ठीक है, द्रव से ठोस बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास उदाहरण की बात करते हैं। देखो द्रव, अगर मैं द्रव से ठोस बना रहा हूँ यहाँ से, तो हमारे पास क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, द्रव से ठोस बन रहा है मतलब जमने की बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हिम। हिम का मतलब जमना। ठीक है, और दूसरी बात, जल का अगर बर्फ में बदल जाता है, जल क्या करेगा, बर्फ में चेंज होता है। ये जैसे जल है हमारे पास और ये बर्फ में चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जमने की बात हो रही है। समझ में आ रही है कि जमने की बात हो रही है। और देखो द्रव क्या होगा, जैसे हमारे पास द्रव है, अब ये द्रव है, ये क्या करेगा, डायग्राम में मैंने अभी सब कुछ समझा दिया है वैसे तो, लेकिन एक बार फिर से देख लो। अब ये द्रव है, अगर मैं इसको गैस में चेंज कर रहा हूँ, द्रव को क्या कर रहा हूँ मैं, गैस में चेंज कर रहा हूँ, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। और वाष्पन का मतलब होता है कि जल का वाष्प या भाप में परिवर्तित हो जाना। और जैसे ही गैस है, गैस को ठंडा करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगी, यानी ठंडा का मतलब संघनन करेंगे, और संघनन करेंगे तो गैस किस में चेंज हो जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है। और ऐसे ही वाष्प जल में और जल वाष्प में ऐसे करके चलता रहता है, जो कि हमने डायग्राम देख लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तो देखो इसमें होता क्या है, इसको बताओ, वो एक डायग्राम काफ़ी आपके लिए। ये अब किसका प्रभाव होता है, ताप का प्रभाव। अब इसके बाद क्या देखेंगे आगे, देखो अब इसमें होता क्या है साथियों, जैसे ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सब्लिमेशन। ठोस का सीधे, ठोस से मतलब ठोस का सीधे ही गैसीय अवस्था में, गैसीय रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस अवस्था का सीधे ही गैसीय रूप में, और गैसीय रूप का ठोस सीधे किस में, ठोस में परिवर्तन होना क्या होता है। देखो अगर ऑप्शन में ऊर्ध्वपातन के लिए निक्षेपण आता है तो आपको ऑप्शन में निक्षेपण ही करना होगा। गैस से ठोस में बदलना
निक्षेपण की प्रक्रिया कहलाती है। लेकिन ठोस से गैस में डायरेक्ट जाना ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की प्रक्रिया कहलाती है। लेकिन ऑप्शन में ऊर्ध्वपातन है तो आप ऊर्ध्वपातन कर सकते हो, लेकिन निक्षेपण ऑप्शन में है तो आपको पहले प्रायोरिटी देनी होगी निक्षेपण को। ठीक है साथियों, अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या, अगर अमोनिया क्लोराइड की बात करते हैं, नौसादर जो कपूर, उदाहरण की बात कर लेते हैं किसमें, इसमें ऊर्ध्वपातन में, जैसे आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, नौसादर हो गया, ये सभी उदाहरण किसमें शामिल हो जाते हैं, ऊर्ध्वपातन में शामिल हो जाते हैं। तो क्या बात कर रहे हैं अपन, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। अगर सब्लिमेशन की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल की बात इसलिए करेंगे क्योंकि डेफिनेशन तो डिफाइन कर ही सकते हैं कि ठोस का सीधा गैस में और गैस का सीधा ठोस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो अगर बात करते हैं उदाहरण की, तो नौसादर हो गया, कपूर हो गया, नौसादर हो गया, कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, ये सभी किसके उदाहरण होते हैं साथियों, ये उदाहरण होते हैं किसके, ऊर्ध्वपातन के सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन का मतलब सब्लिमेशन, प्यार से बोलते हैं सब्लिमेशन इंग्लिश में। तो ये नौसादर हो गया, कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, ये सभी किसके उदाहरण होते हैं साथियों, ये उदाहरण होते हैं ऊर्ध्वपातन के। फिर देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि CO2, ये CO2 जो होता है ये क्या करता है कि ड्राई आइस होती है, उसको अगर गर्म करते हैं तो CO2 गैस प्राप्त हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है बात। अगर ड्राई आइस की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है साथियों, इसमें ये होता है कि जैसे ठोस का गैस में बदलना और गैस का ठोस में, ये तो ठीक है, ये तो इसके उदाहरण हो गए कि ठोस का तो गैस में और गैस का ठोस में। ये तो थोड़ी कॉमन सी बात है। अगर मैं ठोस को गर्म कर दूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगी। और अगर मैं गैस को क्या कर दूंगा, ठंडा कर दूंगा, तो किस में चेंज हो जाएगी, ठोस में चेंज हो जाती है। लेकिन स्पेशल केस क्या होगा, CO2 का होगा, यानी कि CO2 का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या होता है, जैसे ड्राई आइस को बोलते हैं CO2 को, ड्राई आइस हो गई, अगर इसको मैं कर दूँ क्या गर्म, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, मैं इसको गर्म कर देता हूँ तो CO2 गैस प्राप्त होती है। ये बात ही स्पेशल केस था। अब देखो अवस्था परिवर्तन में दाब का प्रभाव भी देख लेते हैं। दाब का प्रभाव कैसे होगा, तो दाब का प्रभाव वही होगा जो हमने बात तो कर लिया, लेकिन एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इन बातों को। देखो पदार्थों पर दाब का प्रभाव, तो पदार्थों पर दाब का प्रभाव। अब देखो इसमें करना क्या है आपको, देखो ठोस और द्रव पर तो दाब का प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन पड़ता है किस पर, गैस पर। गैस को क्यों, कोई भी कंटेनर में भरा जाता है, फिर उसको पैकिंग की जाती है ऊपर से दबाकर। अगर गैस को नहीं दबाया जाए तो वो पैक नहीं होगी। तो गैस का संपीड़न निम्न ताप और उच्च दाब दोनों पर होता है। निम्न तो ताप चाहिए और उच्च दाब चाहिए, तब क्या हो जाती है, गैस का संपीड़न हो जाता है। तो ये बात हो गई कि जो ठोस होता है, द्रव होता है, इन दोनों पर तो क्या होता है, दाब का प्रभाव पड़ता नहीं। लेकिन जो गैस होती है उसके ऊपर क्या पड़ता है, दाब का प्रभाव पड़ता है। और जो गैस होती है अगर उसको संपीड़ित करा जाता है तो क्या हो जाती है, वो द्रव में चेंज हो जाती है। तो देखो जब गैसों पर दाब लगाया जाता है तो क्या होगा, अंतराणवीय आकर्षण बल क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और अगर अंतराणवीय आकर्षण बढ़ जाते हैं जिससे क्या होगा, गैसों को संपीड़ित किया जाता है और उसकी जो अवस्था होती है उसको क्या कर देते हैं, परिवर्तित किया जाता है। जैसे LPG गैस हो गई, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है हमारे पास LPG। तो इसमें क्या होता है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से कि ठोस और द्रव पर तो दाब का प्रभाव पड़ता नहीं है, पड़ता है किस पर, द्रव पर। इसी आधार पर क्या होता है कि गैस को भरकर उसको दाब के साथ क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है उसके अवस्था को। तो ये बात होगी, समझ में आ रही होगी। घर के जो LPG सिलेंडर होते हैं, अब देखो कणों में अंतराणविक जो आकर्षण बल होते हैं उनको भी अपन को देखना चाहिए। अब जो कण अंतराणविक जो आकर्षण बल होते हैं उनका प्रभाव कैसे होगा, जैसे ठोस द्रव गैस हो गया, हमारे पास क्या हो गया, ठोस द्रव गैस हो गया। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखो, ठोस द्रव गैस, एक और ले लो, ठोस द्रव। अब देखो साथियों इसमें क्या होगा, आप ये गौर से देखना इधर, इसमें होता क्या है, जैसे हमारे पास घटता क्रम की बात कर लेते हैं, ये इसको बोलते हैं घटता हुआ क्रम, घटता क्रम और बढ़ता। इसमें क्या होता है, देखो ठोस द्रव गैस है हमारे पास ये, तो इसमें घटता हुआ का मतलब क्या हुआ, अगर अंतराणविक आकर्षण बल सर्वाधिक किसमें होगा, ठोस में होगा।
द्रव में होगा, गैस में होगा तो ये घटता हुआ क्रम हो गया। घटते का मतलब ये होता है कि पहले सबसे ज़्यादा, तो ये घटता हुआ क्रम हो गया ये। तो ठोस में सर्वाधिक, ये जो अवस्था है हमारे पास, ये जो कंडीशन है हमारे पास, ये किसके आधार पे है? अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर। अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर, अगर अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर देखेंगे तो ठोस में क्या होगा? अंतराण्विक जो आकर्षण बल होते हैं सर्वाधिक होते हैं, फिर द्रव, गैस। तो ये इसी आधार पर या जो क्रम हो जाएगा हमारे पास, सीक्वेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा घटता हुआ क्रम। और ये जो हो जाएगा हमारे पास बढ़ता हुआ क्रम। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा, सबसे कम, फिर कम, फिर कम, तो ये बढ़ता हुआ क्रम हुआ ना, क्योंकि सर्वाधिक इसमें हुआ, तो इसी आधार पर कौन सा क्रम हो जाएगा? बढ़ता हुआ क्रम हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या ऊष्मीय प्रसार। अब ऊष्मीय प्रसार का मतलब क्या होता है? उसमें प्रसार का मतलब होता है जैसे पदार्थ हो गया, उसको हम गर्म करते हैं, और गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है। उसमें प्रसार के द्वारा क्या होता है? उसका आयतन बढ़ जाता है। जैसे क्या होता है कि इसका आयतन फिक्स है, अगर मैं इसको गर्म कर दूँ तो ये फैलेगा तो इसका क्या हुआ? आयतन बढ़ गया ना। तो इसी आधार पर अगर उसमें पदार्थ की कभी स्टेटमेंट में प्रश्न आता है कि उसमें प्रसार के बारे में क्या समझते हो पदार्थ के प्रति, तो क्या होगा? जैसे अगर ये सब प्रश्न आ जाता है तो क्या होगा? ये हमारे पास पदार्थ हो गया, हम इसको करेंगे गर्म, और गर्म करेंगे तो इसका आयतन बढ़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि आयतन बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है, तो ये आपको स्टेटमेंट के आधार पर भी ध्यान रखना होगा। पदार्थ है, उसमें पदार्थ की बात कर रहे हैं, उसमें प्रसार की, किसकी बात कर रहे हैं? उसमें प्रसार की। ये बात हो गई अब यहाँ तक। अब साथियों देखो इसमें आगे लास्ट और देखते हैं कि जल का असंगत प्रसार। अब ये जल का असंगत प्रसार क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा कि कोई भी तालाब है जिसके ऊपर, छोटा तालाब है और जिसमें मछलियाँ पाली जा रही है, उसके ऊपर बर्फ़ जम गई और फिर भी नीचे मछलियाँ जिंदी है। क्यों होता है ये? कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऐसा क्या होता है जिससे नीचे का जो तालाब में बर्फ़ की जो नीचे का पानी होता है, बर्फ़ की सतह का जो बर्फ़ की सतह से नीचे का जो पानी है, उसमें मछलियाँ जिंदी कैसे रह सकती है, कैसे रहती है? तो देखते हैं अब आगे। अब देखो अपन देखते हैं क्या मतलब जल का असंगत प्रसार। अब क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल का जो आयतन होता है वो घटता है, और जिसका कारण होता है वो होता है संकुचन होना, क्योंकि इनमें होता है संकुचन। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य का अगर तापमान की बात करते हैं तो इस तापमान के मध्य जो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल का जो आयतन होता है वो घट जाता है। क्यों घटता है? इसका कारण होगा वो होता है संकुचन का होना। अब देखो 0 डिग्री से 0 डिग्री के और 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो आयतन घटता है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का आयतन बढ़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब देखते हैं इधर जल का असंगत व्यवहार, असंगत प्रसार, जल का असंगत जल का असंगत प्रसार का मतलब क्या हुआ? समझ में आया कुछ? देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो जल का आयतन होता है वो क्या होता है? घटता है। तो जल का आयतन क्या होगा? जल का आयतन घटता है। ठीक है, ये तो घटेगा। और इस घटने का जो कारण होगा, इस घटने का जो कारण होता है वो होता है संकुचन होना। जल में क्या होता है? संकुचन होता है, संकुचन होना। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। कोई पूछे क्यों होता है, सभी को पता है क्यों, लेकिन इसका होता है संकुचन, इनके मध्य होता है संकुचन। अगर बात करते हैं क्या कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य जो जल का आयतन होता है, आयतन होगा वो क्या होता है? बढ़ता है। दोनों पॉइंट अलग अलग रूपों में याद रखना आप कि 0 डिग्री से सेंटीग्रेड तक जल का आयतन बढ़ता है। इसी आधार पर तालाबों में अगर जल के ऊपर बर्फ़ की परत भी जम जाती है तो मछलियाँ नीचे मरती नहीं है, जीवित रहती है। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड में के मध्य जल का आयतन की बात करते हैं तो वहाँ पर आयतन बढ़ता है। ठीक है, ये बात होगी यहाँ तक। फिर हम देखते हैं क्यों, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो अधिक जो घनत्व होता है वो होता है अधिकतम। देखो क्यों होता है? अपन ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन
तो ये क्या होगा देखो कि मैंने ये एक पॉइंट बोला कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल होता है हमारे पास उसका अधिकतम घनत्व होता है, क्या होगा, पर जल का पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। देखो क्यों क्यों होता है, अगर बात करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन क्या होगा, घटता है, तो आयतन घटेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और देखो बढ़ रहा है ना, ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, क्योंकि ये दोनों हमेशा क्या रहते हैं, समानुपाती, लेकिन ये क्या क्या रहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती रहते हैं, इन प्रपोर्शनल टू रहते हैं घनत्व के आयतन। क्यों, क्योंकि देखो ये अगर समानुपाती में रहेगा तो ये भी समानुपाती में रहेगा, ये बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, लेकिन अगर घनत्व बढ़ रहा है तो आयतन घटेगा, और आयतन बढ़ रहा है तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। क्यों होता है, देखो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है कि आयतन घटता है, और अगर आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से सूत्र के आधार पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बाद। इसके बाद क्या होगा, अब देखते हैं आगे, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो प्लाज्मा अवस्था जो बच गई थी हमारे पास, प्लाज्मा और बीईसी। तो अब हम बात करते हैं किसकी, प्लाज्मा अवस्था की। इसके बाद प्लाज्मा और बीईसी पढ़ने के बाद टॉपिक का एंड होगा। अब बात करते हैं अवस्था की, प्लाज्मा की। देखो साथियों, अपन किसकी बात करेंगे अब, प्लाज्मा की। अब ये प्लाज्मा अवस्था जो होती है वो होती है पदार्थ की चौथी अवस्था। जो प्लाज्मा अवस्था होती है हमारे पास वो क्या होती है, पदार्थ की चौथी अवस्था। और दूसरी बात, इसकी खोजकर्ता के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अगर बात करते हैं कि प्लाज्मा अवस्था की खोज किसने की थी, तो विलियम क्रुक नामक वैज्ञानिक ने प्लाज्मा अवस्था की खोज की थी। और देखो ये चीज़ जानने के बाद इसके बारे में सबसे पहली बात तो यही मालूम होना चाहिए कि जो प्लाज्मा अवस्था होती है वो पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है, फोर्थ अवस्था होती है, एक बात। दूसरी बात अगर जाननी होगी तो वो ये होगी कि इसकी खोज किसने की थी, तो विलियम क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी, इस अवस्था की खोज विलियम क्रुक्स। ठीक है, विलियम क्रुक्स। तो बात कर रहे हैं साथियों क्या, पदार्थ की अवस्था, और उसमें से हम बात कर रहे हैं पदार्थ की चौथी अवस्था, और वो अवस्था हमारे पास क्या है, प्लाज्मा अवस्था। क्या है साथियों, प्लाज्मा अवस्था। और अवस्था में बात करते हैं इसके बारे में तो यह क्या होगी कि पदार्थ की चौथी अवस्था है, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं इसकी खोज की बात करता हूँ यहाँ पर, तो खोज बराबर हो जाएगा क्या, विलियम क्रुक्स। क्या हो जाएगा, विलियम क्रुक्स। देखो साथियों ये प्रश्न पूछा जा सकता है, विलियम क्रुक्स। अब देखो ये विलियम क्रुक्स हो गया। अब विलियम क्रुक्स ने क्या की, जो मतलब चमकते हुए पदार्थ के रूप में इसकी क्या की गई थी, खोज। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस पदार्थ की खोज, किस अवस्था की खोज चमकते हुए पदार्थ के रूप में की गई थी। तो देखो चमकते हुए पदार्थ के रूप में, चमकते हुए पदार्थ के रूप में, चमकते हुए पदार्थ के रूप में खोज की गई, किसकी, प्लाज्मा अवस्था की। ठीक है, तो ये तीन बात आपको याद रखनी है कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था होती है। और उसकी खोज की बात करते हैं तो विलियम क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, इसकी खोज की गई थी। लेकिन देखो एक होता है खोज, एक होता है नामकरण। अब एक वैज्ञानिक था इरविंग, अभी जो इरविंग साहब था, इरविंग लेग्यूमीटर नाम था इसका। तो इसने क्या किया था, इसका नामकरण किया था। तो नामकरण की बात करते हैं तो जो लेग्म्यूर था, इसने क्या किया था, इरविन लेग्म्यूर, इसने क्या किया, इसका नामकरण किया था। तो देखो नामकरण की बात करते हैं। अब देखो जो ये था लेग्म्यूर, तो इसने क्या किया, लेग्म्यूर हो गई। जो इरविंग लेग्म्यूर था, इसने क्या किया था कि जो प्लाज्मा अवस्था थी इसकी क्या किया गया था, नामकरण किया था। लेग जो म्यूर था, इसने क्या किया था कि जो अवस्था थी प्लाज्मा अवस्था, इसका क्या किया था, नामकरण किया था। ठीक है, ये बात हो गई। आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो ऐसे लेग म्यू
ईयर। ठीक है, तो क्या क्या किया गया था कि इसका नामकरण की बात करते हैं साथियों, तो नामकरण किसने किया था? एल्विन लेगमेयर ने इसका नामकरण किया था। खोज की बात करते हैं तो विलियम क्रुक्स होगा। अलग अलग वैज्ञानिक, दोनों नामकरण अलग वैज्ञानिक ने किया था और इसकी खोज अलग वैज्ञानिक ने की थी। तो खोज की थी विलियम क्रुक्स ने और नामकरण किया था इरविंग लेगमेयर के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। अब इसके बाद देख लेते हैं कि जो प्लाज्मा अवस्था होती है उसमें क्या होगा? गैस, प्लाज्मा अवस्था में गैस आयनीकृत होते हैं तथा इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन भी स्वतंत्र या मुक्त होते हैं। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि किस अवस्था में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में या स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, फ्री अवस्था में पाए जाएंगे, तो वो अवस्था हो जाएगी हमारे पास कौन सी? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा अवस्था में गैस से आयनीकृत होते हैं। गैस से कैसे हो जाएंगी? आयनीकृत होती है तथा इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। तो लिख सकते हैं कि इस अवस्था में गैस से आयनीकृत होते हैं। इस कारण क्या पाया जाएगा? इसमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र या मुक्त रूप में, स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, ये बात होगी यहाँ तक कि इस अवस्था में गैस से कैसे होते हैं? आयनीकृत होते हैं। इस कारण इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। और देखो इस अवस्था में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन क्या होंगे? दोनों मुक्त अवस्था में होते हैं। इस कारण क्या होगा कि इस अवस्था में विद्युत धारा का चालन आसानी से होता है। तो ये बात भी आपको नोट करनी है कि इस अवस्था में पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन होते हैं वो क्या होंगे? दोनों मुक्त अवस्था में होते हैं, फ्री अवस्था में होते हैं। इस कारण इस अवस्था में विद्युत धारा का चालन होता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयंस एंड पॉजिटिव आयंस, ये दोनों मुक्त अवस्था में होंगे। आप लैंग्वेज में लिखना कि इस अवस्था में नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस दोनों मुक्त अवस्था में रहते हैं। इस कारण इस अवस्था में विद्युत धारा का क्या होता है? चालन होता है। विद्युत धारा का क्या होगा? चालन होता है। ठीक है, विद्युत धारा का चालन होता है। ये बात हो गई। अब इसके बाद देखना आप, देखो ये पॉइंट आपको याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस अवस्था में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्लाज्मा अवस्था में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं। और फिर ये भी मालूम होना चाहिए कि नेगेटिव और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो क्या करते हैं? किस अवस्था में फ्री रहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए प्लाज्मा अवस्था में क्या होते हैं? फ्री रहते हैं। फिर देखो नोट, अगर ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो अवस्था है वो कौन सी है? तो जो हमारे पास देखो ये प्लाज्मा अवस्था है, ये क्या होगी कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली क्या है? क्या है? पाई जाने वाली गैस है। गैस तो नाइट्रोजन होगी, अवस्था है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। क्या होगा? सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली को क्या होगी? अवस्था होती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि एक हमारे पास बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, क्या होता है इसका नाम? कंडेंसेट होता है। ठीक है, अब ये जो अवस्था होती है ये पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है? पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं आगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। किसकी बात करेंगे? बीईसी। अब बात करते हैं कि बीईसी, अभी बीईसी का मतलब होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टाइन देखो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसन। अब ये क्या होते हैं? देखो ये पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है? पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ की पांचवी अवस्था, एक बात, ये कौन सी अवस्था होती है? पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। और देखो प्रोफेसर जो सत्येंद्र नाथ थे, इन्होंने क्या किया? बोस ने इस अवस्था की 1924-25 में क्या की थी? भविष्यवाणी कर दी थी। और इसमें क्या होते हैं? जो स्थूल क्वांटम परिघटना का उपयोग किया जाता है। और देखो जो बोसोन कण होते हैं हमारे पास, बोसोन कणों में बोसोन के जो कण होते हैं उनका यूज किया जाता है इस अवस्था में।
तो ऐसे प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस अवस्था का प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस ने भविष्यवाणी की थी, तो वो उसका आंसर हो जाएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, और 1924-25 की ये बात थी, तो ये बात हो गई किसकी कि जो ये पदार्थ की 5 अवस्था है। और इसकी भविष्यवाणी की बात करें तो किसने की थी भविष्यवाणी 1924-25 में सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या की थी, इसकी भविष्यवाणी की थी। ठीक है, भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसी कुछ अवस्थाएं होगी जिसमें कुछ इस प्रकार का ऐसे मैटर होगा। ये भविष्यवाणी किसने कर दी थी, सत्येंद्र नाथ बोस ने। तो देखो सत्येंद्र नाथ बोस, इसलिए इस अवस्था का नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, अब देखो भविष्यवाणी कर दी थी। अब इसमें होता क्या है साथियों, तो ये हमारे पास देखो इसमें क्या किया जाता है, इसमें स्थूल क्वांटम परिघटना का उपयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि किस अवस्था में स्थूल क्वांटम परिघटना का उपयोग किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो इसमें स्थूल क्वांटम परिघटना का क्या किया जाता है, तो इसमें स्थूल क्वांटम परिघटना का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात होगी। अब ये हमारे पास क्या थी, अब देखो इसमें एक और देखते हैं कि जो बोसोन के कणों में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बोसोन के जो कण होते हैं उनका यूज, उनमें भी क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। लेकिन अब देखो ये बोसोन कणों में यूज किया जाता है अलग बात है, लिख लो बोसोन के जो कण होंगे, बोसोन कणों में यूज इनके उपयोग। ठीक है, अब देखो इसके बाद देखते हैं ये अगर बोसोन कणों की बात करें तो हमें ये मालूम होना है कि जो बोसोन गैस होती है ये क्या होती है। अब बोसोन गैस की बात करते हैं तो क्या होगा, जो परम ताप होता है, परम ताप का मतलब जानते हो 0 डिग्री केल्विन या 200 डिग्री 273.15 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो क्या होता है, परम शून्य तापमान होता है। अब देखो अगर उसके आसपास इसको गर्म किया जाता है तो स्थूल क्वांटम परिघटना के कारण जो अवस्था प्राप्त होती है वो होती है BEC। अब देखो मुद्दे की बात यह है कि अगर बोसोन जो गैस होती है, कौन सी गैस होती है, बोसोन गैस, कौन सी गैस होती है, बोसोन गैस, अगर मैं इसको परम ताप पर, परम ताप जानते हो, परम शून्य ताप कितना होता है 0 डिग्री केल्विन या 273.15 डिग्री सेल्सियस जो होता है, इसको बोला जाता है परम शून्य ताप यानी कि परम ताप। अगर मैं इसके ऊपर उसको गर्म करता हूँ तो मैं क्या प्राप्त होती है, इसमें फिर देखी जाएगी स्थूल क्वांटम की क्या, इस तापमान के आसपास अगर मैं बोसोन गैस को गर्म करता हूँ तो स्थूल क्वांटम परिघटना के कारण जो अवस्था प्राप्त होती है वो होती है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्या था, तो लिख लो। फिर लास्ट में क्या होगा इसका, अगर मैं इसको इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे ताप को गर्म करता हूँ ताप पर, तो हमें क्या प्राप्त होती है, किस घटना के कारण, ये भी पता होना चाहिए कि स्थूल, इसको गर्म करेंगे तो हमारे पास जो परिघटना देखने को मिलेगी वो मिलेगी स्थूल क्वांटम परिघटना, और फिर इसको जो प्राप्त होगी इस स्थूल क्वांटम परिघटना के बाद वो परिघटना क्या होगी, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये हमारे पास क्या था, आज का टॉपिक था। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। तो साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।